हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, और नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी नोट्स ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और रिएक्शंस के आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या रहता है? मतलब कि मान लो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, टाइम है, ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? मतलब उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हाफ इंटरवल में। ठीक है, तो वही बात है कि देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बात कर रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का। ठीक है, इज एज इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या है कि अपने किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आएगा। या तो वो रिएक्टेंट का हो सकता है या फिर वो किसका हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है। बल्कि कब? एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए बात करते हैं रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है अपने को, प्रोडक्ट में। तो इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ टाइम t1 एंड कंसंट्रेशन r1 एंड प्रोडक्ट p2, कंसंट्रेशन की इसकी क्या रहेगी फिर ये, वो भी 2 रहेगी। ठीक है, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो भी चेंज हो रही है, और टाइम भी क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो भी क्या होगा, चेंज होगा। आर देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन एट टाइम t2। मतलब क्या है, पहले जो टाइम t1 था कंसंट्रेशन क्या थी उनकी, r1 बोल सकते हैं या फिर r2 बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर फाइनल जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट क्या होगा, p2 होगा। कब? एट अ पर्टिकुलर टाइम t2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ब्रैकेट में क्या, R2 माइनस का ब्रैकेट में R1। ठीक है, अगला है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का चेंज कैसे होगा, फाइनल माइनस का इनिशियल, P2 माइनस का P1। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा रिएक्टेंट का, कि यहाँ पे R2 माइनस के R1 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। टाइम में क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सेम कंडीशन रहेगी, वही अपना T2 माइनस का T1। ठीक है, और ये दोनों किस में रहेंगे, ये माइनस के साइन में रहेंगे। ठीक है भाई, माइनस के साइन में क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि आपकी कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही चीज़ें तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी अपने रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहा है ना भाई, प्रोडक्ट भी तो बन रहा है। ठीक है, अब रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसी वजह से क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे डेल आर हम नोट कर सकते हैं इसको भाई, R2 माइनस का R1 को हमने क्या लिखा है, डेल आर लिखा है, और T2 माइनस के T1 को हमने क्या लिखा है, डेल्टा T लिखा है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं नेगेटिव साइन, वही है, इंडिकेट्स किसको कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है आपके रिएक्टेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर इन्फाइनाइटिसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो चेंज आएगा वो आपके कुछ ही टाइम इंटरवल, मतलब इंस्टेंट, मतलब वो तुरंत कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्मॉल इंटरवल में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एवरेज में बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या लेगा, ये लार्ज टाइम इंटरवल पे लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लेगा, इंस्टेंटेनियस में, जैसे 2 मिनट मैगी बोलते हैं ना, कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो गई, मतलब तुरंत प्रभाव से रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से, और हम एवरेज को डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा से। जब भी तो पीछे डेल चेंज किससे डिनोट कर रहे थे, उसको डेल्टा से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे चेंज को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेट ए रिएक्शन
ए कोई रिएक्शन है, उसका ए रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी प्रोडक्ट में हो रहा है। ठीक है। इफ़ इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई स्मॉल इंटरवल टाइम ले रखा है हमने डी टी, एंड डी एक्स का अपनी कंसनट्रेशन है वो भी क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा फिर, माइनस का डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस का डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। अब एक बात देखिए कि आपके जो माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, और प्लस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। ये था आपका इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कैलकुलेशन निकालें किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि टाइम क्या दे रखा है आपका, ये T1 और T2। आगे क्या है, कंसनट्रेशन की x1 और x2 क्या हो गई, ये आपकी x1 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, x2 हो गई। ठीक है। ये आपकी क्या है, कंसनट्रेशन है। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि डिक्रीज इन कंसनट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, अपॉन टाइम टेकन। तो अगर डिक्रीज हो रही है तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से चीज़ डिक्रीज हो रही है। ठीक है। लेकिन क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो कंसनट्रेशन जो है आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो पहले जो थी, मान लो x1 कोई कंसनट्रेशन थी एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड T1 के अकॉर्डिंग, तो इतना चेंज आया। ठीक है। अब वहीं पे अगर कंसनट्रेशन कम हो रही है और टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये क्या बोल सकते हैं आप इसमें कि डेल्टा टी के अकॉर्डिंग आपकी जो कंसनट्रेशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेक्टेंट में क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। ठीक है भाई। देखिए अब बात करते हैं कि माइनस का x2 माइनस का x1 अपॉन में T2 माइनस का T1, तो माइनस का डेल एक्स बाई डेल टी। तो ये क्या चेंज, क्या है, कंसनट्रेशन में चेंज, ये क्या आपका टाइम में चेंज है। ठीक है। तो ये थी आपकी कैलकुलेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन के बारे में, कि वही सेम चीज़ है लगभग, कि एज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, अगर हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज द टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग जो है कंसनट्रेशन क्या, एक बार बताइए, ये टाइम क्या हो रहा है, वही अपना सेम बढ़ रहा है, कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सो डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ a reaction any time t1 and a tangent is drawn curve at point p। भाई इस पॉइंट p पे हम चेक करें कि ये टेंजेंट हम जो है कर्व डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राफ रहता है, मान लो कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, वो भी अपने क्या होगा, डिक्रीज होएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंज आया है, एक बार बताइए, जो आपका चेंज आया है, चेक कीजिए, ये जो चेंज है कंसंट्रेशन के अंदर किससे डिनोट कर रहा है, आपके डेल्टा एक्स से। और जो टाइम के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको किससे डिनोट करा है हमने, डेल्टा टी से। ठीक है। तो द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट गिव द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो स्लोप है ये हमें क्या बता रहा है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है कि वो किस स्पीड से वो आपके रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। आई बात समझ में। एवरेज में क्या था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के इसके इक्वल रहेगा स्लोप ऑफ कर्व के। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट के बारे में। तो अगर y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई क्या है, x इंटरसेप्ट के। ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि ये आपका क्या है o, और ये आपका क्या होगा a पॉइंट। तो ओ ए मतलब ये जो है ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो वही बात है सेम, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी इंस्टेंटेनियस रेट की, तो क्या आएगा अपना टेंजेंट थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा की अपने वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे, क्या कि चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव में अपन चेंज इन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम, अगर वही चीज़ भाई मान लीजिए कंसंट्रेशन अगर हम जीरो से ले रहे हैं, पहले तो क्या है, पहले कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी। ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन जीरो से ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो यही बात है कि कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है आपका कि फ्रॉम ए प्लॉट एक कर्व बनाना है कि यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है किसके प्रोडक्ट के और वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एवरेज के बारे में, तो माइनस का क्या रहेगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो x2 माइनस के x1 अपॉन में t2 माइनस के t1। अब आर जो रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो किसके बराबर रहेगा वो स्लोप के, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट किसके बराबर रहता है अपने स्लोप के बराबर रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो रिएक्टेंट मालूम है, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमें बाद में मिलेंगे ना, और बाद में चीज़ मिल रही है तो यहाँ पे किसके बराबर रहेगा, ठीक है। एक स्लोप बन गया ना ये, आई बात समझ में। तो यहाँ पे मान लो एक्स कंसनट्रेशन थी एट अ पर्टिकुलर टाइम T1 के अकॉर्डिंग, x2 थी और T2 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब कुछ ना कुछ आगे कंसनट्रेशन रहेगी तो उस पर क्या आ जाएगी, वो भी T3 हो जाएगा, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहेगी, आई बात समझ में। तो आगे बात करते हैं हम कि इसी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है कि अगर कंसंट्रेशन जो है इसमें रहेगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में हम दोनों चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, एक बात बताओ कि कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे या फिर वो अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आने वाला जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कि आसानी से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, जो अपना फर्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, उसके बॉन्ड एंथैल्पीज पे करेगी, किसकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। मतलब कि वही बात है कि आप बोल सकते हैं कि वो उसकी एनर्जीज कैसी रहेगी। अगर मेटेलिक बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। मतलब मेटल्स के ऊपर या रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा और कितना क्या रहेगा वो वीक रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात बोल सकते हैं कि अगर मान लो अगर आपकी फ्रेंडशिप अगर अच्छे, आप मन का विचार जो आपका अच्छा है और आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो तो आप अच्छे के साथ ही रहोगे, और बुरे जो रहेंगे बुरे के साथ ही रहेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक थ्योरी रहती है ना, पानी पानी के साथ मिक्स होता है शहद के साथ मिक्स नहीं होता, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये उसका नेचर कैसा रहेगा रिएक्टेंट का, ठीक है, जब भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कि किसी भी रिएक्शन के दौरान उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि इंक्रीज विद द चेंज इन विद द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन। तो एक बात बताओ यार कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ने पे किसी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसके अंदर क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन का मतलब होता है टकराव होना, ठीक है। तो टकराव होगा तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट होगा। अब मान लो एक क्लास में एक कक्षा में है, मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है। उसके दौरान क्या होता है कोलिजन कम होता है क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या है बहुत ही कम है, और क्लास का साइज़ का एक होल टाइप में है, ठीक है। वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आराम से पढ़ेंगे इजीली और रिजल्ट भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन की भावना लानी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है। बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंपटीशन की भावना भी पैदा होगी कि नंबर ज़्यादा भी आएंगे, और उसी होड़ में फिर आप लोग भी अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो वैसी ही चीज़ है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टकराव होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो फिर उसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, उतनी ही स्पीड से वो अपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। सिंपल सी बात है कि अगर रिएक्शन का रेट इंक्रीज कब होगा, जब इन टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। अब एक बात बताओ यार, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, अगर हम उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कूटेंगे पीटेंगे डंडे से लगाएंगे उनको, ठीक है। अगर डंडा लगाएंगे तो क्या होगा, वो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, पढ़ने की स्पीड क्या रहेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। भाई एक बात बताता हूँ, कैटलिस्ट जो है हमारी तरह ये एज ए टीचर ही है, ठीक है। और टीचर का काम क्या रहता है कि आपको फाइनल एग्ज़ाम तक पहुँचाना अच्छी नॉलेज के साथ,
ठीक है, लेकिन खुद एग्ज़ाम नहीं देते हैं। देते हैं कोई टीचर एग्ज़ाम? नहीं, खुद एग्ज़ाम नहीं देते हैं और वो जो अपनी मेहनत करते हैं पूरी साल और आप लोगों को अपने फाइनल अंत तक एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचाते हैं और उनको क्या मिलता है, एक रिज़ल्ट मिलता है। तो कैटलिस्ट वही है कि खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन किसी भी रेट को रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है उसकी स्पीड को, ठीक है? रिएक्टेंट विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है? वो मतलब कंज़्यूम नहीं कर सकता, मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है? ना ही वो करता, लेकिन वो स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है या फिर बोल सकते हो मेंटेन कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। अच्छा, एक बात बताता हूँ कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। अब नॉर्मल सी बात है कि एक गीला कपड़ा है, आपकी शर्ट है, गीली है, आप उसको एक तो न मोड़ के उसको रखो साइड पे, ठीक है, धूप में, और एक आप खोल के उस शर्ट को खोल के अपने तार पे सुखा दो, तो कौन-सी जल्दी सूखेगी? लगाओ भाई दिमाग, कौन-सी सूखेगी जल्दी से? भाई जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसको हमने ईज़िली खोला भी है और वो उसके जल्दी पानी में जो है इवेपोरेट हो जाएँगे, वो जल्दी सूखेगी। तो वही बात है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो वही बात है कि आप बात देखिए कि फॉर द सॉलिड रिएक्टेंट्स द स्मॉलर इज़ द पार्टिकल साइज़ ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया फास्टर इज़ द रिएक्शन। मतलब कि एक बात देखिए कि अगर पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही क्या इंक्रीज होगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रेटर इज द सरफेस एरिया द फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे, नहीं, लाइट के बारे में, ठीक है? कोई रिएक्शन है, यार एक बात बताऊं, कोई भी रिएक्शन है क्या सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है? होती हैं। जैसे कि अपनी लिथियम जो बैटरी होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में थोड़ी चार्ज होती थी। आजकल तो इनबिल्ट बैटरी आ गई फ़ोन में, लेकिन पहले नोकिया 1100 का फ़ोन आया करता, कीपैड के फ़ोन काफ़ी आया करते जो लिथियम बैटरी होती है उनमें, ठीक है? थोड़ी देर अगर हम धूप में रखते उसको तो ईज़िली चार्ज हो सकता था, ठीक है? तो वो चीज़ है कि कोई रिएक्शन है, ठीक है? होती है, कब होती है, टेक प्लेस किसके दौरान? प्रेजेंस ऑफ लाइट के दौरान, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर सनलाइट के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? HCl मिलेगा। आई बात समझ में? इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम? फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में, ठीक है? तो एक बात बताओ दोस्तों कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डालता है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। देखिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर इसका फिक्स कर दिया, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि वो टेम्परेचर तो हमने फिक्स कर दिया। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना कोलिजन होगा तो क्या होगा, टकराव होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आई बात समझ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ही शेयर करना, और जिसको ज़रूरत है उसको तो शेयर करना ही करना, जिसको नहीं है उसके पास भी करके देख लेना एक बार, ठीक है? अगर उनको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करवाना, ठीक है? तो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।